ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी, डगलस एडम्स। घर गांव के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर था। ये अपने आप में खड़ा था और वेस्ट कंट्री के खेतों के बड़े बड़े फैलाव को देखता था। किसी भी तरह से कोई खास घर नहीं था। ये लगभग 30 साल पुराना था, चौड़ा सा चौकोर ईंटों का बना हुआ, और इसके सामने 4 खिड़कियां थीं, जिसका साइज और अनुपात लगभग आंखों को अच्छा नहीं लगता था। एकमात्र व्यक्ति जिसके लिए यह घर किसी भी तरह से खास था, वो आर्थर डेंट था, और वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो उसी में रहता था। वो इसमें लगभग 3 साल से रह रहा था, जब से वो लंदन से बाहर आया था, क्योंकि ये उसे नर्वस और चिड़चिड़ा बना देता था। वो भी लगभग 30 साल का था, लंबा काले बालों वाला, और कभी भी खुद को लेकर सहज नहीं था। जिस बात से उसे सबसे ज्यादा चिंता होती थी वो ये थी कि लोग हमेशा उससे पूछते थे कि वो इतना परेशान क्यों दिख रहा है। वो लोकल रेडियो में काम करता था, जिसके बारे में वो हमेशा अपने दोस्तों को बताता था कि ये जितना वो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये सच भी था। उसके ज्यादातर दोस्त एडवर्टाइजिंग में काम करते थे। बुधवार रात बहुत तेज बारिश हुई थी। गली गीली और कीचड़ वाली थी, लेकिन गुरुवार सुबह का सूरज तेज और साफ था, जैसे वो आर्थर डेंट के घर पर आखिरी बार चमक रहा हो। आर्थर को अभी तक ये ठीक से समझ नहीं आया था कि काउंसिल इसे गिराकर बाईपास बनाना चाहती है। गुरुवार सुबह 8 बजे आर्थर को बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। वो धुंधला सा उठा, धुंधला सा अपने कमरे में घूमा, एक खिड़की खोली, एक बुलडोजर देखा, अपनी चप्पलें ढूंढी और नहाने के लिए बाथरूम की ओर भागा। ब्रश पर टूथपेस्ट तो रगड़ो। शेविंग मिरर छत की ओर इशारा कर रहा था। उसने उसे ठीक किया। एक पल के लिए बाथरूम की खिड़की से दूसरे बुलडोजर की झलक दिखी। ठीक से एडजस्ट करने पर यह आर्थर डेंट के बालों जैसा दिखता था। उसने उन्हें शेव किया, धोया, सुखाया और मुंह में डालने के लिए कुछ अच्छा ढूंढने के लिए किचन की ओर चल दिया। केतली, प्लग, फ्रिज, दूध, कॉफी, जम्हाई। बुलडोजर शब्द कुछ देर के लिए उसके दिमाग में घूम रहा था, किसी ऐसी चीज की तलाश में जिससे वो जुड़ सके। किचन की खिड़की के बाहर बुलडोजर काफी बड़ा था। उसने उसे घूरा। पीला, उसने सोचा, और कपड़े पहनने के लिए अपने बेडरूम में वापस चला गया। बाथरूम के पास से गुजरते हुए वो एक बड़ा ग्लास पानी पीने के लिए रुका, और फिर दूसरा। उसे शक होने लगा कि उसे हैंगओवर है। उसे हैंगओवर क्यों था? क्या उसने पिछली रात शराब पी थी? उसने सोचा कि उसे जरूर रही होगी। उसे शेविंग मिरर में एक चमक दिखी। पीला, उसने सोचा, और बेडरूम की ओर बढ़ गया। वो खड़ा हुआ और सोचने लगा। पब, उसने सोचा। ओ डियर, पब। उसे धुंधला धुंधला याद आ रहा था कि वो किसी जरूरी चीज पर गुस्सा था। वो लोगों को इसके बारे में बता रहा था, लोगों को इसके बारे में बहुत डिटेल में बता रहा था। उसे शक था। उसे जो सबसे साफ याद था वो था दूसरे लोगों के चेहरों पर चमक। एक नए बाईपास के बारे में, जिसके बारे में उसे अभी अभी पता चला था। ये महीनों से पाइपलाइन में था, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं था। मजाकिया। उसने पानी का एक घूंट पिया। यह अपने आप ठीक हो जाएगा, उसने तय कर लिया था। किसी को बाईपास नहीं चाहिए था। काउंसिल के पास खड़े होने की कोई वजह नहीं थी। यह अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान, इसने उसे कितना भयानक हैंगओवर दिया था। उसने अलमारी के शीशे में खुद को देखा। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली। पीला, उसने सोचा। पीला शब्द उसके दिमाग में किसी चीज से जुड़ने की तलाश में घूम रहा था। 15 सेकंड बाद वो घर से बाहर निकला और एक बड़े पीले बुलडोजर के सामने लेटा हुआ था, जो उसके गार्डन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मिस्टर एल प्रॉसर, जैसा कि वो कहते हैं, सिर्फ इंसान थे। दूसरे शब्दों में वो बंदर के वंशज, कार्बन बेस्ड 2 पैरों वाले जीव थे। खासतौर पर वो 40 साल के, मोटे और फटे हाल थे और लोकल काउंसिल के लिए काम करते थे। हैरानी की बात है, हालांकि उन्हें यह पता नहीं था, वो चंगेज खान के सीधे पुरुष वंश के वंशज भी थे। हालांकि बीच की पीढ़ियों और नस्लों के मेल ने उनके जीन्स को इतना बदल दिया था कि उनमें कोई खास मोंगोलॉइड खासियत नहीं थी, और मिस्टर एल प्रॉसर में उनके ताकतवर खानदान की जो एकमात्र निशानी बची थी वो था पेट का मोटापा और छोटी फर वाली टोपियों का शौक। वे किसी भी तरह से कोई महान योद्धा नहीं थे। असल में वो एक नर्वस और परेशान आदमी थे। आज वो खास तौर पर नर्वस और परेशान थे क्योंकि उनके काम में कुछ बहुत गलत हो गया था, जो ये देखना था कि आर्थर डेंट का घर दिन खत्म होने से पहले रास्ते से हट जाए। छोड़ो भी मिस्टर डेंट, आप जीत नहीं सकते, आप जानते हैं।
आप बुलडोजर के सामने हमेशा के लिए नहीं पड़े रह सकते। उसने अपनी आंखों को जोर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। आर्थर कीचड़ में लेटा हुआ और उस पर चिल्लाया, मैं तैयार हूं, देखते हैं पहले कौन जंग खाता है। मुझे डर है कि आपको ये मानना पड़ेगा, मिस्टर प्रॉसर ने अपनी फर वाली टोपी पकड़ते हुए और उसे अपने सर के ऊपर लपेटते हुए कहा। ये बाईपास बनना ही है और ये बनकर रहेगा। मैंने इसके बारे में पहली बार सुना है, इसे क्यों बनना है? आर्थर ने कहा। मिस्टर प्रॉसर ने थोड़ी देर तक उस पर उंगली दिखाई, फिर रुक गए। सही समय? आर्थर ने हूट किया। सही समय? मुझे इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब कल एक मजदूर मेरे घर आया। मैंने उससे पूछा कि क्या वो खिड़कियां साफ करने आया है और उसने कहा नहीं, वो घर गिराने आएगा। उसने मुझे सीधे नहीं बताया, बिल्कुल। अरे नहीं, पहले उसने कुछ खिड़कियां साफ की और मुझसे 5 पाउंड लिए, फिर उसने मुझे बताया। लेकिन मिस्टर डेंट, प्लान पिछले 9 महीनों से लोकल प्लानिंग ऑफिस में अवेलेबल हैं। ओह हाँ, खैर, जैसे ही मैंने सुना मैं सीधे उन्हें देखने चला गया। कल दोपहर आपने उन पर ध्यान दिलाने के लिए कुछ खास नहीं किया था, है ना? मेरा मतलब है जैसे किसी को या कुछ भी बताना। लेकिन प्लान डिस्प्ले पर थे। डिस्प्ले पर? मुझे आखिरकार उन्हें ढूंढने के लिए नीचे सेलर में जाना पड़ा। वो डिस्प्ले डिपार्टमेंट है, एक टॉर्च के साथ। अच्छा, वो लाइट शायद चली गई होगी। सीढ़ियां भी चली गई थीं। लेकिन देखो, तुम्हें नोटिस मिल गया ना? हाँ, आर्थर ने कहा। हाँ, मुझे मिल गया। ये एक बंद फाइलिंग कैबिनेट के नीचे डिस्प्ले पर था, जो एक बेकार टॉयलेट में लगा था, और दरवाजे पर एक साइन लगा था जिस पर लिखा था, तेंदुए से सावधान। एक बादल ऊपर से गुजरा। आर्थर डेंट जब ठंडे कीचड़ में अपनी कोहनी के बल लेटा हुआ था तो उसकी परछाई उस पर पड़ी। आर्थर डेंट के घर पर भी उसकी परछाई पड़ी। मिस्टर प्रोसर ने उसे देखकर मुंह बनाया। ऐसा नहीं है कि ये कोई खास अच्छा घर है, उन्होंने कहा। मुझे माफ करना, पर मुझे ये पसंद है। तुम्हें बाईपास पसंद आएगा। ओ चुप रहो, आर्थर डेंट ने कहा। चुप रहो और चले जाओ, और अपना खूनी बाईपास अपने साथ ले जाओ। तुम्हारे पास खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, और तुम ये जानते हो। मिस्टर प्रोसर का मुंह कुछ बार खुला और बंद हुआ, जबकि उनके दिमाग में कुछ पल के लिए अजीब लेकिन बहुत ही आकर्षक नज़ारे आ रहे थे, जैसे आर्थर डेंट का घर आग में जल रहा हो और आर्थर खुद उस जलते हुए खंडर से चिल्लाते हुए भाग रहा हो, जिसकी पीठ से कम 3 बड़े भाले निकले हों। मिस्टर प्रोसर को अक्सर ऐसे नज़ारे देखकर परेशानी होती थी और इनसे वो बहुत घबरा जाते थे। वो एक पल के लिए हकलाए और फिर संभल गए। मिस्टर डेंट, हेलो। हाँ, आर्थर ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ असल जानकारी। क्या तुम्हें अंदाजा है कि अगर मैं वो बुलडोजर सीधे तुम्हारे ऊपर से चला दूं तो उसे कितना नुकसान होगा? कितना? आर्थर ने कहा। बिल्कुल नहीं, मिस्टर प्रोसर ने कहा, और घबराकर ये सोचते हुए चले गए कि उनके दिमाग में हजारों बालों वाले घुड़सवार क्यों भरे हुए हैं जो उन पर चिल्ला रहे हैं। एक अजीब इत्तेफाक से बिल्कुल नहीं ठीक वैसा ही शक था जैसा वानर के वंशज आर्थर डेंट को अपने सबसे करीबी दोस्त पर था कि उसका वो दोस्त वानर का वंशज नहीं था, बल्कि असल में बेतल ज्यूज के आसपास कहीं एक छोटे ग्रह से था, और नहीं कि गिल्डफोर्ड से, जैसा कि वो अक्सर दावा करता था। आर्थर डेंट को कभी इस बात का शक नहीं था। उसका ये दोस्त पृथ्वी ग्रह पर लगभग 15 साल पहले आया था और उसने पृथ्वी के समाज में घुलने मिलने के लिए बहुत मेहनत की थी, और ये कहना होगा कि कुछ हद तक सफल भी हुआ था। उदाहरण के लिए उसने 15 साल एक बेरोजगार एक्टर होने का नाटक करते हुए बिताए थे, जो कि काफी हद तक सही भी था। हालांकि उसने एक लापरवाही भरी गलती की थी, क्योंकि उसने अपनी तैयारी की रिसर्च में थोड़ी कमी कर दी थी। उसने जो जानकारी इकट्ठा की थी उसी वजह से उसने फोर्ड प्रीफेक्ट नाम चुना था, क्योंकि ये बहुत छोटा था। वो बहुत लंबा नहीं था। उसके नैन नक्श आकर्षक थे लेकिन बहुत हैंडसम नहीं थे। उसके बाल घुंघराले और लाल रंग के थे और कनपटियों से पीछे की तरफ लटके हुए थे। उसकी स्किन नाक से पीछे की तरफ खींची हुई लगती थी। उसमें कुछ बहुत ही थोड़ा अजीब था, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वो क्या था। शायद इसलिए कि वो आंखें अक्सर नहीं झपकती थीं, और जब आप उससे थोड़ी देर भी बात करते थे तो आपकी आंखों में अनायास ही पानी आ जाता था। शायद इसलिए क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा ही मुस्कुराता था और लोगों को ये अंदाजा सा एहसास करा देता था कि वो उनकी गर्दन पर हमला करने वाला है। धरती पर जितने भी दोस्त उसने बनाए थे उनमें से ज्यादातर उसे एक सनकी लेकिन नुकसान न पहुंचाने वाला एक बेकाबू शराबी लगता था, जिसकी कुछ अजीब आदतें थीं। उदाहरण के लिए वो अक्सर यूनिवर्सिटी पार्टियों में घुस आता था, बहुत ज्यादा नशे में धुत हो जाता था, और जो भी एस्ट्रो
फिजिसिस्ट उसे मिलता था उसका तब तक मजाक उड़ाना शुरू कर देता था जब तक उसे बाहर नहीं निकाल दिया जाता। कभी कभी उसका मूड अजीब तरह से बिगड़ जाता और आसमान की तरफ ऐसे देखता रहता जैसे हिप्नोटाइज्ड, जब तक कि कोई उससे ना पूछ ले कि वो क्या कर रहा है। तो वो एक पल के लिए गिल्ट महसूस करता, रिलैक्स होता और मुस्कुराता, ओह बस उड़न तश्तरियां ढूंढ रहा हूं। वो मजाक करता और सब हंसते और उससे पूछते कि वो किस तरह की उड़न तश्तरियां ढूंढ रहा है। हरे रंग की। वो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, एक पल के लिए जोर से हंसता और फिर अचानक पास के बार में जाकर ड्रिंक्स का एक बड़ा राउंड खरीद लेता। ऐसी शामें आमतौर पर बुरी तरह खत्म होती। फोर्ड विस्की के नशे में पागल हो जाता, किसी लड़की के साथ एक कोने में बैठ जाता और उसे धीरे से समझाता कि सच कहूं तो उड़न तश्तरियों का रंग इतना मायने नहीं रखता। इसके बाद रात की सड़कों पर लड़खड़ाते हुए वो अक्सर गुजरते हुए पुलिस वालों से पूछता कि क्या उन्हें बेटल जूस का रास्ता पता है। पुलिस वाले उसे शराबी समझते थे जो ठोकर और हल्की सी चोट खाने के बाद ठीक हो जाएगा, और उसे घर जैसे वो नहीं जानते थे वहां छोड़ देते थे। उसने कभी किसी कंप्यूटर से ये नहीं पूछा था कि गिल्डफोर्ड का रास्ता क्या है, हालांकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता और जो शायद अच्छी तरह से काम न करता। फिर भी फोर्ड ने यह पता लगाने के लिए कहा कि गिल्डफोर्ड कहाँ था। ये जानने की कोशिश करना अक्लमंदी होगी कि फोर्ड कहाँ था। एक बार जान गए तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसी बातें और कई तरह की खुशामदें और धमकियां। और बुलडोजर ड्राइवरों का यह तय काम था कि वे बैठकर कॉफी पिएं और यूनियन के नियमों के साथ एक्सपेरिमेंट करें, ताकि देखें कि वे इस स्थिति को अपने पैसे के फायदे के लिए कैसे बदल सकते हैं। धरती अपने रोजाना के रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। सूरज उस कीचड़ को सुखाने लगा था जिसमें आर्थर लेटा था। एक परछाई फिर उसके ऊपर से गुजरी। हेलो आर्थर, परछाई ने कहा। आर्थर ने ऊपर देखा और सूरज की तरफ देखते हुए फोर्ड प्रीफेक्ट को अपने ऊपर खड़ा देखकर चौंक गया। फोर्ड, हेलो, कैसे हो? ठीक हूं, फोर्ड ने कहा। देखो, क्या तुम बिजी हो? क्या मैं बिजी हूं? आर्थर ने कहा। ठीक है, मेरे पास बस ये सारे बुलडोजर और सामने रखने के लिए चीजें हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो वे मेरा घर गिरा देंगे। लेकिन इसके अलावा खैर नहीं, खास तौर पर नहीं। क्यों? बेतलगुच पर उनका कोई कटाक्ष नहीं है और फोर्ड प्रीफेक्ट अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते थे जब तक कि वे ध्यान न दे रहे हों। उन्होंने कहा, अच्छा, क्या कोई ऐसी जगह है जहां हम बात कर सकें? क्या? आर्थर डेंट ने कहा। कुछ सेकंड के लिए फोर्ड ने उन्हें अनदेखा किया और आसमान में ऐसे घूरते रहे जैसे कोई खरगोश कार से कुचलने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक वे आर्थर के बगल में बैठ गए। हमें बात करनी है, उन्होंने तुरंत कहा। ठीक है, आर्थर ने कहा, बात करो और पियो, फोर्ड ने कहा। यह बहुत जरूरी है कि हम बात करें और पिएं। अभी हम गांव के पब में चलेंगे। वे फिर से आसमान की ओर देखने लगे, घबराए हुए, उम्मीद से। देखो, क्या तुम समझ नहीं रहे हो? आर्थर चिल्लाए। उन्होंने प्रोफेसर की ओर इशारा किया। वो आदमी मेरा घर गिराना चाहता है। फोर्ड ने हैरानी से उनकी ओर देखा। ठीक है, जब तुम दूर हो तो वो ऐसा कर सकता है ना? उसने पूछा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। आहा, देखो, तुम्हें क्या हो गया है फोर्ड? आर्थर ने कहा। कुछ नहीं हो गया। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें सबसे जरूरी बात बतानी है जो तुमने कभी सुनी है। मुझे तुम्हें अभी बतानी है और मुझे तुम्हें हॉर्स एंड ग्रूम के सलून बार में बतानी है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हें बहुत कड़ा ड्रिंक चाहिए होगा। फोर्ड ने आर्थर को घूरा और आर्थर ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी हिम्मत कमजोर पड़ने लगी है। उसे एहसास नहीं था कि ऐसा एक पुराने ड्रिंकिंग गेम की वजह से हो रहा था जो फोर्ड ने हाइपर स्पेस स्पोर्ट्स में खेलना सीखा था, जो ओरायन बीटा के स्टार सिस्टम में मैड्रिनाइट माइनिंग बेल्ट्स को सर्विस करते थे। यह गेम इंडियन रेसलिंग नाम के अर्थ गेम जैसा ही था और इसे ऐसे खेला जाता था। दो कंटेस्टेंट एक टेबल के दोनों तरफ बैठते थे और हर एक के सामने एक ग्लास होता था। उनके बीच जिंक स्पिरिट की बोतल रखी जाती थी, जैसा कि उस पुराने ओरायन माइनिंग गाने में अमर है, ओ मुझे उस पुरानी जिंक स्पिरिट का और कुछ नहीं दो। नहीं, मुझे उस पुरानी जिंक स्पिरिट का और कुछ नहीं दो, क्योंकि मेरा सिर उड़ जाएगा, मेरी जुबान झूठ बोलेगी, मेरी आंखें जल जाएंगी और मैं मर सकता हूं। क्या तुम मुझे उस पापी पुरानी जिंक स्पिरिट का एक और नहीं दोगे? फिर दोनों कंटेस्टेंट में से हर एक अपनी इच्छा शक्ति को बोतल पर फोकस करता और उसे झुकाकर अपने विरोधी के ग्लास में स्पिरिट डालने की कोशिश करता, जिसे फिर उसे पीना पड़ता। फिर बोतल को फिर से भर दिया जाता। गेम फिर से खेला जाता और फिर से। एक बार जब आप हारने लगते तो शायद हारते रहते, क्योंकि जिंक स्पिरिट का एक असर
टेलीसाइकिक पावर को कम करना है। जैसे ही तयशुदा मात्रा पी ली जाती, आखिर में हारने वाले को जुर्माना भरना पड़ता, जो आमतौर पर बहुत ही अजीब होता था। फोर्ड प्रीफेक्ट आमतौर पर हारने के लिए ही खेलते थे। फोर्ड ने आर्थर को घूरा, जो सोचने लगा कि शायद वे आखिर में हॉर्स एंड ग्रूम के पास जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे घर का, वे उसे उदास होकर पूछते हैं। फोर्ड ने मिस्टर प्रॉसर की तरफ देखा और अचानक उसके मन में एक बुरा ख्याल आया। वो तुम्हारा घर गिराना चाहता है? हाँ, वो। और वे नहीं कर सकते क्योंकि तुम उसके बुलडोजर के सामने लेटे हो? हाँ, और मुझे यकीन है हम कोई ना कोई अरेंजमेंट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, वे चिल्लाए। मिस्टर प्रॉसर, जो बुलडोजर ड्राइवरों के स्पोक्सपर्सन से इस बात पर बहस कर रहे थे कि आर्थर डेंट मेंटल हेल्थ के लिए खतरा है या नहीं, और अगर हैं तो उन्हें कितना पेमेंट मिलना चाहिए, तो रुके। वे हैरान थे और ये देखकर थोड़ा घबराए भी कि आर्थर के साथ कोई है। हाँ, हेलो, वे चिल्लाए। क्या मिस्टर डेंट को होश आ गया है? क्या हम इस समय के लिए ये मान सकते हैं कि उन्हें होश नहीं आया है? तो मिस्टर प्रॉसर ने आह भरी। और क्या हम ये भी मान सकते हैं कि वे सारा दिन यहीं रहेंगे? तो वे सारा दिन बिना कुछ किए खड़े रहेंगे? हो सकता है, हो सकता है। तो अगर आप वैसे भी ऐसा करने के लिए मान गए हैं, तो आपको सच में उसकी हर समय यहां रहने की जरूरत नहीं है क्या? आपको, फोर्ड ने सब्र से कहा, सच में उसकी यहां जरूरत नहीं है। मिस्टर प्रॉसर ने इस बारे में सोचा। हाँ, नहीं, दरअसल जरूरत नहीं है, वे बोले। मिस्टर प्रॉसर परेशान थे। उन्हें लगा कि उनमें से एक की बात ज्यादा समझ नहीं आ रही है। फोर्ड ने कहा, तो अगर आप बस ये मान लें कि वे सच में यहां हैं, तो वे और मैं आधे घंटे के लिए पब जा सकते हैं। ये कैसा लगेगा? मिस्टर प्रॉसर को लगा कि ये बिल्कुल बकवास है। ये बिल्कुल ठीक लगता है, वे बोले।